डिजिटल रेप एक बहुत ही भयानक चीज है। ये एक ऐसा जुल्म है जो गहरे जख्म छोड़ जाता है। सोचो, कोई आपकी प्राइवेट फोटोज या वीडियोस बिना आपकी मर्जी के देख ले। वो उसे ऑनलाइन शेयर कर सकता है, आपको बेइज्जत कर सकता है या आपको धमका भी सकता है। ये डिजिटल रेप है। ये आपकी इज्जत छीन लेता है और आपको लाचार बना देता है। हमारे कानून को इस जुर्म को पहचानना होगा और सुरक्षा देनी होगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये कंट्रोल और पावर की बात है। ये पर्सनल कंटेंट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात है। विक्टिम्स अक्सर चुप रहते हैं, शर्म और लोगों के जजमेंट से डरते हैं। लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मदद मांगना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी हमें ताकत देनी चाहिए, हमारा शोषण करने के लिए नहीं। हमें समझना होगा कि डिजिटल स्पेस हमारी असली दुनिया का ही एक हिस्सा है। जो ऑफलाइन गैरकानूनी है, वो ऑनलाइन भी गैरकानूनी है। डिजिटल रेप एक गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डिजिटल रेप का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। विक्टिम्स डर, शर्म, गुस्सा और धोखे जैसे इमोशंस से गुजरते हैं। सोचिए, आपके सबसे प्राइवेट पल बिना मर्जी के सामने आ जाएं। इससे चिंता, डिप्रेशन और आत्महत्या के ख्याल आ सकते हैं। समाज द्वारा जज किए जाने का डर विक्टिम्स को और अकेला कर देता है। ये आइसोलेशन ट्रॉमा को और बढ़ा सकता है। कई बार विक्टिम्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी जूझते हैं। याद रखें, सारा दोष अपराधी का है, विक्टिम्स का नहीं। विक्टिम्स को सपोर्ट और मदद मिलना बहुत जरूरी है। डिजिटल रेप के मामले में भारतीय कानून कुछ सुरक्षा देता है, लेकिन कमियां भी हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, खासकर सेक्शन 65 और 75 साइबर क्राइम से निपटते हैं। सेक्शन 65 कंप्यूटर डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ और बिना इजाजत प्राइवेट इमेजेस शेयर करने पर लागू हो सकता है। सेक्शन 75 इस एक्ट की पहुंच भारत के बाहर तक बढ़ाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354C वॉयरिज्म को कवर करती है। ये उन मामलों में लागू होती है जहां कोई बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें रिकॉर्ड या शेयर करता है। लेकिन कानून को और मजबूत करने की जरूरत है। एक स्पष्ट कानून से पीड़ितों को न्याय मिलेगा और अपराध रोका जा सकेगा। तो भारत में अदालतें डिजिटल रेप की गंभीरता को समझ रही हैं। स्टेट वर्सेस राजकिशोर के केस में अदालत ने अपनी पूर्व प्रेमिका की अंतरंग तस्वीरें ऑनलाइन शेयर करने के लिए आरोपी को दोषी ठहराया। इस केस ने रिवेंज पोर्न के लिए टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को उजागर किया, जिसे डिजिटल रेप का एक रूप माना जाता है। इसी तरह केरल उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में डिजिटल स्पेस में व्यक्तियों की प्राइवेसी और गरिमा की रक्षा करने की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें शेयर करना प्राइवेसी का उल्लंघन है और इसके पीड़ित के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये फैसले डिजिटल रेप को एक गंभीर अपराध के रूप में मान्यता देने में महत्वपूर्ण मिसाल कायम करते हैं। वे एक सख्त संदेश देते हैं कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने और पीड़ितों को न्याय पाने के लिए ये बेहद जरूरी है। डिजिटल रेप पर न्यायपालिका का रुख इसे रेप के ही एक रूप में मान्यता देने की ओर बढ़ रहा है। जज ये समझने लगे हैं कि पीड़ितों द्वारा अनुभव किया जाने वाला ट्रॉमा और उल्लंघन उन लोगों से अलग नहीं है जो शारीरिक हमले का शिकार होते हैं। न्याय सुनिश्चित करने के लिए नजरिए में ये बदलाव बहुत जरूरी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में स्वीकार किया कि अंतरंग तस्वीरों का बिना सहमति के शेयर किया जाना केवल प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति की शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता का उल्लंघन है। ये व्याख्या वास्तव में किसी व्यक्ति की यौन एजेंसी और सहमति के खिलाफ अपराध के रूप में रेप की समझ के साथ मेल खाती है। ये एक प्रगतिशील दृष्टिकोण है जो डिजिटल रेप से होने वाले वास्तविक नुकसान को पहचानता है। ये कानून की सिर्फ तकनीकी बातों से आगे बढ़कर पीड़ितों पर पड़ने वाले भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान को संबोधित करता है। सच में ये समझ पीड़ितों को पर्याप्त सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए जरूरी है। न्यायिक घोषणाएं उम्मीद तो देती हैं, लेकिन व्यापक कानूनी सुधार की जरूरत अभी भी है। मौजूदा कानून, सच कहूं तो, अक्सर डिजिटल रेप की जटिलताओं को दूर करने के लिए अपर्याप्त होते हैं। हमें एक खास कानून चाहिए जो इस अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे, सजाओं की रूपरेखा तैयार करे और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करे। उतना ही जरूरी है जागरूकता बढ़ाना,
क्योंकि बहुत से लोग अभी भी डिजिटल रेप की गंभीरता को नहीं समझते हैं। शिक्षा अभियान, समाज को जागरूक करने, विक्टिम ब्लेमिंग को चुनौती देने और रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों को डिजिटल सुरक्षा और सहमति शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी डिजिटल रेप के मामलों को संवेदनशील और प्रभावी ढंग से संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। इसमें शामिल है टेक्नोलॉजी को समझना, सबूत इकट्ठा करना और पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों का समर्थन करना। इसलिए डिजिटल रेप का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए कानूनी सुधार, जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण को मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण बिल्कुल जरूरी है। एक सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाने के लिए एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। ऑनलाइन सम्मान, सहमति और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देने में हम सभी की भूमिका है। इसका मतलब है गलत सोच को चुनौती देना, हेल्दी ऑनलाइन इंटरैक्शन को बढ़ावा देना और डिजिटल रेप के पीड़ितों का समर्थन करना। बाईस्टैंडर्स की, सच कहूं तो, ऑनलाइन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने की जिम्मेदारी है। ऐसी घटनाओं की प्लेटफॉर्म और अधिकारियों को रिपोर्ट करने से सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है। याद रखें, चुप्पी केवल अपराधियों को ताकत देती है। अब समय आ गया है कि डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और सशक्त प्लेटफॉर्म के रूप में पुनः प्राप्त किया जाए। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे के लिए हो और जहां हर कोई गरिमा और सम्मान के साथ डिजिटल दुनिया में रह सके। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जो डिजिटल रेप को ना कहे और इसके पीड़ितों के साथ खड़ा रहे। Thank you for watching. Please like, share, and subscribe the channel for more important updates.